है वहां आप स्थान ग्रहण करें। आज का जो व्याख्यान है हम सभी को ध्यान में है कि किस प्रकार से पूरे देश भर में ग्राहक पंचायत ग्राहकों के अधिकार के लिए काम करता है। ग्राहकों की जागरूकता ही देश की उन्नति है, इस विषय पे आज का व्याख्यान है। माननीय दिनकर जी सबनिस दिल्ली से हमारे बीच में है। आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के। एक सूचना और है, हमारा 15 मई का व्याख्यान सायं 5:30 बजे होगा। उस दिन आदरणीय हरिवंश जी उप सभापति राज्यसभा इस व्याख्यान में रहेंगे। उनकी जाने की जो फ्लाइट है वो 7:30 बजे है, इसलिए इस व्याख्यान का समय 5:30 बजे का किया है। बाकी सभी व्याख्यान उसको छोड़ करके 6:30 बजे ही होंगे। सबनीस जी और इंदौर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी दोनों हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अभ्यास मंडल की ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला समिति के उपाध्यक्ष अशोक बड़जात्या जी, अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता जी, आप दोनों से आग्रह करूंगी कि हमारे आज के अतिथियों को कृपया मंच पर लाएं। हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। व्याख्यानमाला के शुभारंभ दीप प्रज्वलन हेतु मैं सम्मानी मंच के साथ साथ अभ्यास मंडल के सचिव नेताजी मोहिते, उपाध्यक्ष अशोक कोठारी जी, शर्मा जी, शफी मोहम्मद शेख जी, डॉक्टर मनीषा गौर जी और वैशाली खरे जी से आग्रह करती हूं कि कृपया दीप प्रज्वलन कर व्याख्यानमाला का शुभारंभ करें। हम सभी के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि 64 वर्ष के अभ्यास मंडल की ये 62वीं व्याख्यानमाला है। मुद्दों को लेकर के ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला के साथ ही प्रति माह भी व्याख्यान का आयोजन अभ्यास मंडल करता है। विभिन्न परिचर्चाओं परिसंवादों का आयोजन अभ्यास मंडल करता है। दिनकर सबनीस जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उन्नाव शिवपुरी में आप 9 वर्ष तक विभाग प्रचारक रहे। तत्पश्चात पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 वर्ष तक शारीरिक शिक्षण प्रमुख रहे और 2009 से ग्राहकों के हितों के संरक्षण, संवर्धन और जागरण हेतु कार्यरत राष्ट्रव्यापी संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतों के महत्वपूर्ण दायित्व पर आप हैं। आपने कुशल संगठनकर्ता होने के साथ साथ ही अपनी दूरदृष्टिता, नवाचार और सामूहिक सहभागिता, इसके साथ में ग्राहक पंचायत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। जागृत ग्राहक, जागृत भारत, इस प्रकार से लगातार आप काम करते हैं। जागृत ग्राहक, जागृत भारत पुस्तिका, मृगमरीचिका, वैश्विक ग्राहक आंदोलन जैसी अर्थनीति पर आधारित पुस्तकों का प्रकाशन भी ग्राहक प्रबोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये संगठन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय है और जिस प्रकार से स्वावलंबी भारत की बात हम जब करते हैं तो उसमें ग्राहक पंचायत बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज के सम्मानित अतिथियों को अभ्यास मंडल के विषय में बताना चाहूंगी कि लगातार 64 वर्षों से अनवरत अभ्यास मंडल कार्य कर रहा है। विभिन्न विषयों को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के अभ्यास मंडल काम करता है। युवाओं के बीच में व्यक्तित्व विकास शिविर लगाना, भाषण प्रतियोगिता और वक्तृत्व प्रतियोगिता के माध्यम से देश और समाज के जो विषय हैं उसमें उनकी सहभागिता कैसे हो सकती है, यह प्रयास भी अभ्यास मंडल कर रहा है। माँ नर्मदा मैया को माँ अहिल्या की नगरी में लाना हो या फिर इंदौर के मास्टर प्लान की चर्चा हो, स्मार्ट सिटी की चर्चा हो, उसमें लगातार अभ्यास मंडल की सक्रिय भूमिका रहती है। शहर के नागरिक कैसे शहर हित के कामों में लग सकते हैं, उसके लिए अभ्यास मंडल लगातार काम कर रहा है। अपनी कान नदी को बचाने के लिए लगातार अभ्यास मंडल कार्यरत है। धरोहर को बचाने के लिए अभ्यास मंडल कार्यरत है। वर्तमान में जल संरक्षण को लेकर भी अभ्यास मंडल काम कर रहा है। आप सभी का इस अभ्यास मंडल की व्याख्यानमाला में बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा संस्थान जहां कोई भी पेड वर्कर नहीं है, यह हम गर्व से कहते हैं। किसी भी प्रकार की सरकारी ग्रांट हम नहीं लेते, ये भी हम गर्व से कहते हैं। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत के लिए सबसे पहले तपेंद्र सुगंधी जी से आग्रह करती हूं कि वे आएं और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय दिनकर सबनीस जी का स्वागत करें।
हमारे बीच में जो आज वक्ता है उनको बुलाने में आदरणीय तपेन जी भाई साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही है आज का इतना। इसके पश्चात नयनी शुक्ला जी से आग्रह करती हूं कि वे आएं और आदरणीय कोषाध्यक्ष आदरणीय पीसी शर्मा जी से आग्रह करती हूं कि वे आएं और आदरणीय दिनकर सबनीस जी का स्वागत करें। मां अहिल्या की नगरी के सांसद हमारे सांसद आदरणीय शंकर ललवानी भैया हमारे परिवार के ही हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से हम आपका भी स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय अशोक मित्तल जी से आग्रह करती हूं कि वे आएं और माननीय सांसद जी का स्वागत करें। गौरव संचार जी से आग्रह करती हूं कि वे आएं और माननीय सांसद जी का स्वागत करें। डॉक्टर पल्लवी आढ़ाव जी से आग्रह करती हूं कि वे आएं कि माननीय सांसद जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। व्याख्यान के पश्चात 5 से 7 मिनट का प्रश्नोत्तर होंगे। मैं आज के व्याख्यान के लिए माननीय दिनकर सबनीस जी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के केंद्रीय संगठन मंत्री आपसे आग्रह करती हूं, विषय है ग्राहक की जागरूकता ही देश की उन्नति है। आदरणीय दिनकर सबनीस जी भाई साहब। ये अभ्यास मंडल की जो निरंतर चलने वाली व्याख्यान माला है, हमने सबने सुना अभी कि 64 वर्षों से निरंतर काम चल रहा है, 62वीं व्याख्यान माला है। तो ये जो निरंतरता से एक कोई काम चल रहा है, मुझे लगता है कि जब प्रारंभ हुआ होगा तब इसकी कल्पना हुई होगी या नहीं हुई होगी कि आगे जाके क्या स्वरूप बनेगा। एक मन में कल्पना होती, फिर काम चालू होता है। जब काम चालू होता है तो हो सकता है बाकी लोगों को ध्यान में नहीं आता होगा कि अब गंगोत्री है वो तो छोटी दिखेगी, आगे जाकर उसका क्या स्वरूप बनेगा ये बाद में ही पता चलता है। तो एक काम इतने वर्षों तक निरंतरता से चलने के बाद आज वो इस स्वरूप में है कि अपने शहर और यहाँ के समाज के लोगों के विकास में और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ में जो एक बात मुझे विशेष लगती है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये विचारधारा वो विचारधारा, अलग अलग विचारधारा, तो अलग अलग विचारधारा के लोग भी इसमें हैं और वो भी एक परिवार भाव की तरह यहाँ पर काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत आश्चर्यजनक बात लगती है। इसका जो प्रारंभ हुआ तो वो मेरे जन्म के पहले से प्रारंभ हुआ है इसका, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन्होंने मेरे जीवन को संवारा होगा, ऐसे मेरे गुरु जिसको मैं कह सकता हूँ, उनके गुरु ने ये प्रारंभ किया है यहाँ पर। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ और उनके माध्यम से जितने कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ एक ऐसे आयोजन के लिए कि जो आयोजन या जो संस्था ये किसी भी प्रकार के बाहरी सहयोग से नहीं चलती है, ये समाज के ही सहयोग से चलती है और समाज को ही देती है। इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्था, उसके प्रमुख आज जो मंच पर बैठे हैं, अब वैसे देखेंगे तो और भी प्रमुख सामने बैठे हैं तो इस प्रकार का ये एक दिशा है कि अपने सामने नए लोगों को काम सौंपना, नए लोगों को मंच पर लाना और स्वयं ने पीछे बैठ जाना, ये जो एक सिखाने वाली बात है वो भी इस अभ्यास मंडल से हमको सीखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये एक
एक अभिनंदनीय कार्य ये करती है, तो उस कार्य की हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रशंसा होती है, वो होना भी चाहिए। मेरा विषय अभी आपको बताया, लेकिन विषय रखने से पूर्व मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहूँगा, और वो ये कि आयोजन नियमित चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में जो इंदौर शहर के महान हस्तियाँ जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसको भी इस व्याख्यान माला में अच्छे से याद किया गया है। ऐसे श्रीमान अभय छजलानी जी, आदरणीय वेद प्रताप वैदिक जी, जिनके पत्रकारिता जगत में इनका देश ही नहीं दुनिया में जिनका नाम है, ऐसे लोग आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें भी व्याख्यान माला याद कर रही है, या अभ्यास मंडल याद कर रहा है। और इनके संस्थापक सदस्यों में से एक श्रीमान वसंत शिंत्रे जी, जिनका सामाजिक जीवन में योगदान ये इंदौर वासियों के लिए कोई नया नहीं है, कोई ऐसा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो वो भी आज इस व्याख्यान माला तक अब हमारे बीच में नहीं है, इसलिए उनको याद किया, उनको आदरांजलि दी। और मैं भी अपनी ओर से, ग्राहक पंचायत की ओर से इन सब के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, और मैं अपने बात को प्रारंभ करता हूँ। ये ग्राहक विचार का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके थोड़ी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएंगे तो एक हमें मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस होता है, 15 मार्च को होता है। 1962 में अमेरिका की संसद में जॉन एफ कैनेडी ने एक कोई ग्राहक कानून बनाया, और ग्राहक संरक्षण के लिए कानून बनाया, तो उसके बाद से अमेरिका में वो लागू हुआ। ये हम सब लोग जानते हैं, अधिकांश लोगों को ये मालूम है। लेकिन उसके पहले एक 7-8 वर्षों से राल्फ नाडर और उसके साथियों ने अमेरिका में बहुत बड़ा एक ये ग्राहक आंदोलन खड़ा किया था, जिसमें कंज्यूमर्स के लिए कोई अधिकार होना चाहिए, उनके लिए कोई काम होना चाहिए, और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसके बारे में एक व्यापक अभियान चलाया। लेकिन ये जो मुझे लगता है 1960 या 61 का चुनाव था ये अमेरिका का, ये चुनाव ही इस मुद्दे पर हुआ कि ग्राहकों के संरक्षण के लिए कानून हम लाएंगे और हम इस प्रकार से ग्राहकों को सुरक्षा देंगे। इस प्रकार का ये प्रमुख मुद्दा उस समय था, और उसमें से ये जीत कर ये आने के बाद में जॉन एफ कैनेडी जो है, इन्होंने 1962 में ये रखा, और संयोग से दुर्भाग्यवश उनकी हत्या हो जाती है, और वो 2-2.5 साल का कार्यकाल था, उसमें वो काम हुआ है। लेकिन उसके साल 2 साल के अंदर ही 1965 के आसपास ये काम अपने देश में भी चालू हो चुका था, और उसमें हम सब के सुपरिचित, हम सब लोग जानते हैं, ऐसे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उन्होंने ये विचार एक मजदूरों की बैठक में रखा, और उन्होंने इतने मजेदार तरीके से रखा। उन्होंने बोला, तुम किसके लिए काम करते हो? तो किसी ने बोला पेट के लिए काम करते हैं। हाँ, और बताओ? तो उन्होंने बोला परिवार के लिए काम करते हैं। अच्छा, और बताओ? तो बोले वो मालिक के लिए काम करते हैं। अच्छा, और बताओ? तो उन्होंने कहा कि सरकार को टैक्स मिलता है, उसके लिए काम करते हैं। हाँ, और बताओ? तो उन्होंने बोला कि अब इनको जब तक देश नहीं बोलेंगे तब तक ये और बताओ चलता रहेगा। तो उन्होंने बोला कि हम देश के लिए काम करते हैं। फिर बोला और बताओ? जब ये बात आई कि और बताओ, फिर सब एकदम चुप हो गए कि और क्या होता है। और तब उन्होंने ये कहा कि हम जब तक ग्राहक की संतुष्टि के लिए काम नहीं करेंगे तब तक हम कभी सफल नहीं हो सकते। और फिर उसके बाद उन्होंने एक बात सबके सामने रखी, पूछा कि अगर आपने प्रोडक्ट तैयार किया
उसको ग्राहक ने अस्वीकार कर दिया, तो क्या आपका पेट पलेगा? क्या आपका परिवार चलेगा? क्या ये कारखाने चलेंगे? क्या सरकार को टैक्स मिलेगा? यानी पूरी अर्थव्यवस्था का अगर कोई केंद्र हो सकता है तो वो ग्राहक और ग्राहक की संतुष्टि हो सकती है। ये बात उन्होंने 1965 के आसपास से कही थी, और उसके बाद कुछ छुटपुट काम प्रारंभ हो गए थे नागपुर में, पूना में, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम प्रारंभ कर दिए थे। इस प्रकार का प्रारंभ हमें ये दिखता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि फिर इस काम की ज़रूरत क्या है? मुझे लोगों ने कहा कि भारत में इस काम की ज़रूरत नहीं थी, तो सही बात है, नहीं थी। कारण क्या था कि भारत के लोगों में नैतिकता थी, इसलिए ज़रूरत नहीं थी। मुझे एक कर्नाटक प्रवास में एक ने बताया कि गांव से नारियल 25-25 नारियल के बोरे भर के और शहर में बिकने के लिए जाते हैं, और जब ये बिकने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो बोरे में जब नारियल रखा जाता है तो पहला नारियल को कहते हैं कि ये धर्म का नारियल है, फिर दूसरे को बोलते हैं ये पहला, तीसरे को बोलते हैं ये दूसरा, ऐसे वो 25 रखते हैं, यानी एक धर्म का प्लस 25। किसी ने पूछा कि ये क्यों रखते हैं, तो उन्होंने बोला कि गिनती में कहीं गलती से कम न हो जाए, मेरी ओर से कम न चले जाए, क्योंकि मैं इसके पैसे लेने वाला हूँ सामने वाले से। अब अपन कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो ये हो सकता किसी को लगता होगा दूर की बात है। हमने देखा होगा पहले गांव से दूध आता था, दूध नापने के बाद में वो थोड़ा सा ऊपर से और देते थे। वो थोड़ा सा ऊपर से इसलिए देते थे कि मेरी ओर से कम न चले जाए ग्राहक को। तो जब तक ग्राहक का विचार कोई कर रहा है तब तक ग्राहक संगठन की, ग्राहक कानून की आवश्यकता ही नहीं है। ये आवश्यकता इसलिए बनी कि ये लोभ लालच ये मन में आया कि मैं ग्राहक के जेब से पैसा अधिक कैसे निकाल लूँ, और इसलिए फिर इस प्रकार की व्यवस्था बनने लगी। जो दूध का नाप है उसको नीचे से थोड़ा सा चपटा कर दिया उसको, तो दूध कम आएगा तो मैं ज़्यादा कमा लूँगा, ऐसी कल्पना है उसकी, लालच में कल्पना है। अगर कोई बैठ के समझाए कि ऐसा वास्तव में होता है क्या, इससे तुम कोई बड़े बन जाओगे, ग्राहक छोटा हो जाएगा क्या, कभी बात करेंगे तो ध्यान में आता है कि नहीं, समझ में आ जाएगा उसको। इसलिए जो ग्राहक का ध्यान रखेगा ग्राहकी उसकी बढ़ेगी। ये अगर बात समझ में आ गई तो फिर धोखे वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन लालच एक ऐसी चीज है कि जो ये सब काम करा लेती है, और वो कराते कराते यहाँ तक चली जाती है कि सामने वाले के जीवन से भी खिलवाड़ करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हम कमाएंगे। और उसके लिए अगर नकली दूध बनाना पड़े, अगर डिटर्जेंट पाउडर से दूध बनाना पड़े, अगर उन्हीं कपड़े धोने के इजी से दूध बनाना पड़े, तो हम केमिकल से दूध बनाने को तैयार हैं, मावा बनाने को तैयार हैं, पनीर बनाने को तैयार हैं, नकली वो बेचने को तैयार हैं। और यहाँ तक कि अभी 3 साल पहले केरल में एक समस्या बहुत आई कि जिसको देखो उसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसको देखो पेट में दर्द हो रहा है। पता चला ये है क्या, तो चाइना से कोई चावल आ रहा है, वो जो चावल है वो उन्होंने वो प्लास्टिक और नायलॉन के उससे कुछ मिक्स करके बना के और वो चावल बना के दिया है उन्होंने। अब वो खाएंगे तो क्या होना है। तो सामने वाले के जीवन से खिलवाड़ करने को तैयार है, लेकिन मुझे कमाना है, ये जब भाव आता है तब कानून की जरूरत पड़ती है, तब कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। ये ठीक है कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जिसका मैं काम देखता हूँ, इसने इस देश में ग्राहक कानून बनाने में योगदान दिया है। ग्राहक पंचायत के प्रयास से कानून बना है, ये बात सही है। ग्राहक पंचायत का प्रारंभ पहले हो चुका था, आज 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। ग्राहक कानून उसके बाद आया, उसके बाद बहुत सारे उपभोक्ता संगठन आए कि इस ग्राहक कानून का पालन करवाने के लिए जो भी कुछ नेशनल कमीशन बना होगा, स्टेट कमीशन बना होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फोरम बने होंगे, इसमें न्याय दिलाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए उपभोक्ता संगठन आए।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश उपभोक्ता संगठन वहीं तक सीमित हो गए कि हमें न्याय दिलाने के लिए केस डालना है, इसमें यहाँ तक सीमित हो गए। जबकि ग्राहक पंचायत ऐसा मानता है कि ये एक 10% काम है बस। जो जिले में फोरम है, आज वो नए कानून में कमीशन हो चुके हैं, लेकिन कमीशन जो काम कर रहा है ये 10% काम है, 90% काम तो बाहर ही है। मैं उदाहरण देकर बता सकता हूं कि इंदौर में आईपीएल के क्रिकेट के मैच हो रहा था और उसमें पता चला कि पानी की बोतलें ये 50-50 रुपए में बिकती है, और कभी कभी तो खुले नहीं है के नाम से वो चलने लग जाते हैं। व्यक्ति प्यास में परेशान है तो 100 रुपये अगर हैं तो 100 रुपये देता है और पानी लेता है पहले कि भाई मुझे पानी पीना है। तो इस प्रकार का दृश्य हमने इंदौर के स्टेडियम में भी देखा। 65-70 रुपये का पिज्जा वो 165 रुपये में बिकते हुए देखा हमने। और जैसे ही कलेक्टर ने घोषणा की कि पानी आप घर से लेकर नहीं आएंगे, तो तुरंत कार्यकर्ता सक्रिय हुए। उन्होंने बोला कि पानी आप बेच नहीं सकते, पानी पिलाना आयोजक की जवाबदारी है और पानी आप बेचेंगे नहीं इसको। तो तुरंत कलेक्टर ने आदेश निकाला कि पानी सबको निःशुल्क मिलेगा। दूसरे दिन अखबार में आ गया, पहली सफलता मिली है। दूसरी बात हमने उनसे कही कि कोई भी खाने पीने का सामान कितने में बिकेगा ये डिस्प्ले होना चाहिए। ये डिस्प्ले नहीं होता है तो 40,000 लोगों की भीड़ में क्या चीज़ कितने में बिकेगी, वो जिसके मन में जो आता है वैसा बेचता है। और इसके लिए थोड़ी सुनवाई नहीं हो पाई। आज रविवार है, व्हाट्सएप पर भेज दो, ऐसा कर लो, जो भी होगा। तो हमारे कार्यकर्ता हाईकोर्ट पहुंच गए। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ग्राहकों को संरक्षण दिलाना है तो ये जो फोरम और ये जो बनी है केवल इसके माध्यम से नहीं होगा, ये हमें अन्य प्रयास भी उसमें करने पड़ेंगे। तो उसमें हाईकोर्ट में जब हम गए और हमने ये जब बात रखी वहाँ पर, तो कलेक्टर ने लिख कर दिया कि ग्राहक पंचायत के कहने से हमने पानी सबको निःशुल्क दिया है, बाकी जो विषय है इस पर हम जांच कर रहे हैं। और वो दिन है और आज का दिन है, 13 अंतर्राष्ट्रीय मैच और आईपीएल के मैच इंदौर में हो चुके हैं। पूरे 13 मैच में हम जो दर्शक जाते हैं, 40,000 दर्शक जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कितने का मिला, तो उन्होंने कहा कि जितना डिस्प्ले हो रहा है उतने का ही मिला, एक भी रुपए ऊपर। यह अवैध प्रकार की मुनाफाखोरी नहीं हो रही है। 40,000 की भीड़ में अगर कोई अवैध प्रकार की मुनाफाखोरी नहीं कर पा रहा है तो वो अपने कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ पर काम किया उसका परिणाम है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश में ये एक उदाहरण हो सकता है। जैसे स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है, ऐसे किसी भी स्टेडियम में 40,000 की भीड़ में अगर कोई अवैध प्रकार की मुनाफाखोरी नहीं हो सकती है तो उसका उदाहरण भी इंदौर है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से कुछ काम हमको करने पड़ेंगे, उसके बिना ये काम चलेगा नहीं। लेकिन हम कहते हैं लोगों से कि भाई आप मुखर हो, गलत अगर आपको लगता है तो आप बोलिए। अगर आप मुखर नहीं होंगे तो आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन लोग डरते हैं कि हम अकेले हम कैसे बोलेंगे। क्यों डरते हैं? तो एक उदाहरण मैं बता सकता हूं कि एक डॉक्टर नेहा सूरी नाम की एक महिला, पंजाब में एक ज़िले में अफसर, उसने बोला कि ड्रग्स का कारोबार ये मैं नहीं होने दूंगी मेरे एरिया में। उसके लिए लोग मिले होंगे, ऑफर आए होंगे, उसने सब बातें ठुकरा दी कि ये ड्रग्स का व्यापार मेरे यहाँ नहीं चलेगा मेरे एरिया में। और 10 प्रकार के ऑफर आए होंगे उसके पास, समझ सकते हैं हम लोग। लेकिन उसने जब ये कहा कि ये नहीं हो सकता है, और जब करने वालों को समझ में आ गया कि अब ये संभव नहीं है, जब तक ये अफसर यहाँ पर है तब तक ये काम नहीं हो सकता है, तो 8वें दिन एक व्यक्ति
इनके ऑफिस में आता है, सीट पर ये बैठी हुई है, ऑफिस में आकर सीट पर गोली मार के इनको चला जाता है। इस प्रकार की हिम्मत अगर बाकी लोगों में है, गलत काम करने वालों में है, कि जो सरकारी अफसरों को और बड़े लोगों को नहीं समझ रहे हैं, तो ग्राहक संरक्षण क्या इतना सरल काम है क्या? और क्या कोई व्यक्ति आवाज़ उठाएगा? उसके मन में हिम्मत रहेगी कि नहीं मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा? महाराष्ट्र में तो इतना विचित्र काम हो गया कि एक एडीएम लेवल के अधिकारी वो एक गोदाम में चेक करने के लिए गए। उनको पता चला कि यहाँ पर नकली तेल बनता है और यहाँ पर स्टोर होता है, यहाँ से फिर सप्लाई होता है। वो गोडाउन में चेक करने के लिए गए, उस गोडाउन को बाहर से बंद करके और उसमें आग लगा दी। और एडीएम लेवल का एक अधिकारी और 2 उनके सहायक अधिकारी ये जल के वहीं पर ख़त्म हो गए। इतनी हिम्मत अगर गलत काम करने वालों में है, तो इसका मतलब ये है कि आम लोग कितना बोल पाएंगे। और इसलिए फिर ग्राहक संगठन की जरूरत पड़ती है कि कोई ना कोई संगठन ऐसा रहे जिसकी हिम्मत ग्राहक को रहे। कहीं कोई अगर गलत होता है, अगर कोई बात हमें करनी है, बात उठानी है, तो संगठन हमारे पीछे खड़ा है। ये जब उनको विश्वास होता है तब फिर वो काम होता है। और इसलिए हम थोड़ा सा ग्राहक संगठन की ओर लोगों को बढ़ने के लिए आगे कहते हैं। वैसे तो ग्राहक जागरण से ही पर्याप्त काम हो जाता है, लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो फिर संगठन की जरूरत पड़ती है। अब जागरण में तो क्या है कि जैसे साइबर अपराध आजकल चल रहे हैं, बैंक बार बार बोलता है कि आप ओटीपी मत बताइए, तो भी हम बता ही देते हैं। बार बार अलग अलग प्रकार की चीज़ें आती हैं। ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहना चाहिए, लेकिन गेम खेलने का बच्चों को ऐसा लालच रहता है कि वो गेम पे लग जाते हैं। अभी फ्री में गेम मिल रहे हैं, वो जीतते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, फिर बोलते हैं कि आप पैसे जमा करो। अब पैसे कहाँ से लाए? तो माता पिता अपना एटीएम बच्चों को दे ही देते हैं। एक परिवार से रोज़ सुबह 4 बजे ये अकाउंट से पैसे निकल जाते थे। रोज़ 4 बजे अकाउंट से पैसे निकल जाते थे। उन्होंने पुलिस को बताया, पुलिस ने कहा रोज़ 4 बजे क्यों निकलते हैं? तो पुलिस ने एक व्यवस्था बना दी वहाँ पर देखने की। तो वो जो बालक है रात को 4 बजे 3:30 बजे उठता था, वो जाता था एटीएम से पैसा निकालता था और वापस आके सो जाता था, क्योंकि वो माता पिता को बता नहीं सकता कि मैं गेम खेल रहा हूँ और गेम के लिए मुझे पैसा लगाना है, वो बता नहीं सकता था। और इस प्रकार की घटना चल रही है। तो ये किस प्रकार की लत डल रही है? अब ये जागरूकता के अभाव में बड़ा मुश्किल है, और इसलिए केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। व्यापक जागरण ये समाज के बीच में चलाना पड़ेगा। बिना जागरण के ये संभव नहीं है कि ग्राहक हितों का संरक्षण हो जाए। एक साइबर एक्सपर्ट को हमने बुलाया, उन्होंने स्क्रीन पर हमें दिखा रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप में से कोई अपना मोबाइल दे सकता है जिसका मोबाइल हम सबको दिखा दें? तो थोड़े हंसने लगे सब लोग। फिर एक बालक खड़ा हो गया, कॉलेज में पढ़ता था, उसने बोला कि मेरा मोबाइल ले लीजिए। तो देने आने लगा, नहीं आप वहीं खड़े रहो, आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। उन्होंने मोबाइल नंबर बताया। इन्होंने एसएमएस किया, कैसे हो? तो उसने पूछा कि एसएमएस आया? बोले तुम्हारे पास? बोले हाँ। तो उसका जवाब दो। तो उसने देखा कि हाँ कैसे हो, तो वो जवाब देने के लिए नीचे देख रहा है, तो बाकी लोग उसका मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं। मोबाइल खुला हुआ है, वो कैसे हो टाइप किया हुआ है, और वो लिख रहा है, वो यहाँ टाइप हो रहा है सबके सामने। एक एसएमएस से एक आई कश्मीर फाइल्स फिल्म, खूब चर्चा चली उसकी। चर्चा चली तो जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई उसी दिन शाम को और दूसरे दिन ये आ गया कि आपको टॉकीज जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको घर बैठे मिल जाएगी, ये लिंक है उसकी। और जैसे ही कोई लिंक पे क्लिक करता था उसके पैसे अकाउंट से उड़ जाते थे। जब तक हम ये लोगों को बताएं कि भैया ऐसा होता है, ये लिंक पे जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ लालच आया हमारे मन में, जहाँ लालच आया वहीं धोखा हुआ। इसलिए किसी भी लालच में नहीं पड़ना हमने। कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, आपकी इतनी लॉटरी खुल गई है, तो अब बस आदमी उसी में पागल हो गया कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ में है ये गलत कैसे हो सकता है? उसको समझाना मुश्किल हो जाता है।
तो ये हम लोगों को बताएं कि भैया ये इस प्रकार के तरीके अपनाए जा रहे हैं। जब तक ये बताएं तब तक अगला तरीका निकल गया कि एसएमएस आ रहा है कि कैसे हो, और आपने अगर उसका उत्तर दिया तो ये सामने खुल गया। और उसने कहा कि आपकी फ़ोटो गैलरी में चले जाऊं? वो बालक ने बोला हाँ। वो फ़ोटो गैलरी में गए, सबसे लेटेस्ट फ़ोटो था ये, उसी पब्लिक का था। उसी कार्यक्रम में वो उसने इसका फ़ोटो लिया और पब्लिक का फ़ोटो लिया जो उस कार्यक्रम में बैठे थे। सब लोग ताली बजाने लग गए कि देखो ये इसके मोबाइल अपन यहाँ देख रहे हैं। वो साइबर एक्सपर्ट ने करके दिखाया। उससे पूछा कि इसका हल क्या है, तो बोले अननोन नंबर से अगर कोई चीज़ आए आपके पास तो 24 घंटे तक मत खोलो आप, 24 घंटे के बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। अब क्या बताएं लोगों को, एक बताते हैं दूसरा आ जाता है, दूसरा बताते हैं तीसरा आ जाता है। इसका मतलब कि अंततोगत्वा ग्राहक की जागरूकता के बिना संभव नहीं है। लालच से दूर रहना है उसको। इतना अगर उसको समझ में आ गया तो काफ़ी कुछ बच सकता है। ऐसा होने पर इस नंबर पे जाइए, ऐसा होने पर पुलिस ने ये नंबर दिया उसके पास जाइए। ये सब अब आगे आगे चीज़ें आती जा रही हैं, लेकिन जाने की ज़रूरत क्यों पड़े हमें? तो इतना सावधान ये हमें रहना है, ग्राहक को ये सिखाने की बताने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं कि जो जिसके बारे में हम लोग देखते हैं समझते हैं सब, लेकिन कई बड़े एक्सपर्ट्स भी होते हैं। अभी आप आए हैं जयंत भैया, वो मैनेजमेंट में सिखाते हैं ना कि कंज्यूमर बिहेवियर ये सिखाते हैं। उसमें ये सिखाते हैं कि कंज्यूमर को समझना और फिर उसको उससे वसूल कैसे किया जाए, उससे निकाला कैसे जाए जेब से, इसके तरीके ढूंढना। यानी अगर मान लो कि मैंने विज्ञापन दिखाया, ऐसा विदेशों में बताते हैं कि मटर के दाने के बराबर ये पेस्ट लेना चाहिए ब्रश पे, और अगर उससे ज़्यादा बच्चे ने किसी कारण से ले लिया तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विज्ञापन में दिखाते हैं कि इस कोने से लेकर उस कोने तक जाएगा और ऐसा ऊपर तक उठेगा, वो इतना लेंगे तब जाके दांत साफ होंगे अपने। तो हम देखा देखी पूरा उसको करते हैं। फिर मैनेजमेंट के विद्यार्थी क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा बिके इसके लिए क्या करना है, तो उसका मुंह थोड़ा चौड़ा कर दो, उसका डायमीटर थोड़ा बढ़ा दिया तो और ज़्यादा निकलेगा उसमें से, तो जल्दी ख़त्म होगा तो जल्दी बिकेगा। यानी इस प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं मार्केटिंग के जो फंडे सिखाए जाते हैं उसमें एक 3F थ्योरी कही जाती है। 3F थ्योरी होती है उसमें। अब ये 3F थ्योरी क्या है? तो एक F है उसमें से फ्यूचर, कि उसको सपने दिखाना फ्यूचर के, कि अगर इस कोचिंग में पढ़ोगे तो तुम IAS IPS में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी कोचिंग से जो पढ़ता है वो ऐसे ऐसे रैंक पर आता है। और होते होते हमने ये देखा कि एक एक व्यक्ति का फोटो 2-2, 3-3 कोचिंग पे लगा रहता है। विज्ञापन के माध्यम से हमें ये बताया जाता है, उस पर 2-2, 3-3 उस पर फोटो लगा रहता है। एक संतोष यादव नाम की कोई बेटी होगी, 3 साल पहले उसने टॉप किया। टॉप करने के बाद में उसका 3 कोचिंग ने उसका विज्ञापन दिखाया कि हमारी कोचिंग से पढ़ के इसने टॉप किया है। और बताते हैं लोग कि उसके लिए पैसे देते हैं उसको, कि उसको पैसे देकर उसका फ़ोटो लगवाते हैं वहाँ पे। तो एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया। उस कार्टून में उसने ये बताया कि मेहनत करके और परिश्रम करके टॉप करना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन 3-3 कोचिंग में पढ़ के फिर टॉप करना है। ऐसा क्या? ये वास्तव में इसमें समझ में आना चाहिए कि ये कितना अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाया जाता है। तो फ्यूचर ये एक ऐसी चीज़ है कि दिखा दिखा के और आप कितने भी पैसे वसूल कर सकते हो उसमें। अभी वो बीच में वो अग्निवीर वाला चला, तो उसको लेके कई कोचिंग के जो
विद्यार्थी हैं या कोचिंग वालों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करवाए। ठीक है, विचार अपने कुछ हो सकते हैं, ये सही है कि गलत है, ये हो सकता है, लेकिन कोचिंग वालों का प्रदर्शन कराने का कारण क्या है कि एक गांव से विद्यार्थी सेना में भर्ती होने के लिए आता है, उसको हम यहाँ कोचिंग दिलाएंगे कहते हैं, और वो कोचिंग जो है वो 3 साल 5 साल तक कोचिंग दिलाते रहते हैं और उनसे लाखों रुपए उसको वर्ष भर हर वर्ष लाखों रुपए उससे लेते हैं। इनकी कोचिंग चलती रहे, उसका सिलेक्शन हो या नहीं हो इससे उन्हें मतलब नहीं है, इनकी कोचिंग चलती रहे उससे मतलब है। और इसलिए इस प्रकार के दृश्य हम लोग देखते हैं। हम दूसरे एफ की बात करें तो दूसरा एफ है फियर, डर पैदा करना। अगर व्यक्ति थोड़ा डर गया तो वो कर लेगा। अगर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर, ये अगर मैंने इसका उपयोग बच्चे के लिए नहीं किया तो बच्चे का स्वस्थ विकास नहीं हो पाएगा। तो फिर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर में लेता हूँ, जबकि अमेरिका में हजारों केस उस पर दर्ज हैं और कई मामलों में उसको मतलब पेनल्टी लग चुकी है कई मामलों में, और कई केस उसके बाद भी चल रहे हैं, उसके बाद भी भारत में वो चल ही रहा है और हम लोग उसको ले ही रहे हैं। अब ये कहीं सोचने की बात है हमारे लिए कि भाई आखिर विज्ञापन के सहारे हम कितना ये विचार करेंगे। अगर हॉर्लिक्स नहीं दिया तो बच्चे का विकास नहीं होगा। और फिर हम भी बोलते हैं कि कॉम्प्लान बॉय बनना है ना, चलो ये पियो, तो वो बोलता है कि हाँ मेरे को ऐसा बड़ा बनना है, तो फिर वो पीता है बच्चा। उसको वो टीवी से बता के और बच्चे को अपन कुछ देने का प्रयास करते हैं कि बच्चा कुछ ले ले, आहार ले ले। एक शिशु रोग विशेषज्ञ एक ग्राहक पंचायत के उसमें आए। जब वो आए तो सबसे पहले मेरे मन में पहला विचार आया कि शिशु रोग विशेषज्ञ और ग्राहक पंचायत से क्या संबंध, पता नहीं, ऐसा मेरे मन में पहला विचार आया। लेकिन उसने जब बात करना चालू की तो हम देखते रह गए कि वो किस प्रकार से बात कर रहा है। एक वाक्य तो उन्होंने यहाँ कहा कि हमारे यहाँ पर जो महिला कार्यकर्ताएं बैठी थी, उन्होंने पूछा कि अच्छा आप बताइए कि काजू में और मूंगफली दाने में क्या अंतर है। तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। आखिरी में वो ये बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, केवल कीमत का अंतर है। क्या बोला? केवल कीमत का अंतर है। आप काजू के चक्कर में मत पड़िए, मूंगफली दाना और गुड़, इससे बेहतर कोई पौष्टिक आहार ये बच्चों के लिए हो नहीं सकता। और अगर आप सत्तू दे सकें तो सत्तू दीजिए उसको। हम अपने पुराने ज़माने में पहुंच गए कि हम छोटे थे तो हमें यही दिया जाता था, क्योंकि हम पिछड़े थे उस समय। हम इतने उन्नत नहीं हुए थे कि टीवी पे देखकर हमको ये हॉर्लिक्स और ये सब दिखा होगा। लेकिन आज उसको हटा के और क्या आ गया है, तो हम देख रहे हैं कि तुम पिछड़े हो क्योंकि तुम राख से मंजन करते हो, इसलिए पिछड़े हो, ये कोई मंजन करने की जगह है। और आज जो है अमेज़न पर वो राख जो है वो पेस्ट में है, ये बता के बेचा जा रहा है फिर से। तो ये विज्ञापनों का जो माया जाल है, इससे बचना पड़ेगा हमको। ग्राहक को बताना पड़ेगा कि ये विज्ञापनों को माया जाल से हमको बचना है। और ये जो एक डर बिठा देते हैं कि इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। समझने की ज़रूरत है किसी भी बात को। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछने की ज़रूरत है। हम एक्सपर्ट्स लोगों से पूछेंगे वो तुरंत बता देंगे। तो ये एक हमको करने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि तीसरा एफ क्या काम करता है, वो तीसरा है फैशन। और वो फैशन तो इतना विचित्र है कि उस फैशन के नाम पर और फटी जीन्स हम जगह जगह देख रहे हैं कि लोग पहन के घूम रहे हैं। अच्छी जीन्स से, अच्छे कपड़ों से फटे कपड़े ज़्यादा महंगे, और जितने फटे उतने ज़्यादा महंगे। एक कार्टूनिस्ट था, उसने, मैंने महाराष्ट्र में था उस समय, तो मुंबई में एक ऐसा मॉल है, उस मॉल पे फटे कपड़े लटके हुए हैं, ऐसा उसने सीन दिखाया। और वहाँ से एक दो लड़कियाँ आ रही है, वो फटे कपड़े पहन के आ रही हैं उधर से। इधर से एक भिखारी जा रहा है, वो फटे कपड़े पहन के जा रहा है। उस भिखारी ने बोला
कि रुको। तो वो लड़कियां एकदम रुक गई, क्या हो गया? बोले ये मेरा एरिया है, यहां पर तुम नहीं मांगोगे। अगर फैशन के नाम पर अगर ये इस प्रकार से चल रहा है और हम उसके मायाजाल में आ रहे हैं, अरे किसी टेक्सटाइल इंजीनियर से पूछो कि क्या होता है ये, तो बोले कि रेजमाल ला के उसको रगड़ के कपड़े को और उसमें से धागे निकालते हैं। क्या क्या करते हैं उसके लिए। जब उनसे पूछते हैं स्टोन वॉश यानी क्या है, पहले गाँव में एड़ियाँ रगड़ते थे नहाने के पहले, तो वो स्टोन से रगड़ते थे। अब ये कपड़े स्टोन से रगड़ के और अपने अपने को दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ हैं, और वो महंगा। तो फैशन के नाम पर महंगा करना और उससे ग्राहक से ज़्यादा वसूली करना, ये इस प्रकार के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3F थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है ग्राहकों को। किसी भी प्रकार के फैशन से, फेयर से और फ्यूचर से जो सपने दिखाए जा रहे हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। विज्ञापनों के मायाजाल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बल्कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अगर हमको दिखती है तो हमने उसके बारे में शिकायत दर्ज कराने की ज़रूरत है। एक आम व्यक्ति भी शिकायत दर्ज करा सकता है। और यदि हमें लगता है कि भाई हम कैसे करेंगे उसको, तो CCPA नाम की जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें सीधे हम अगर मामला दर्ज कराते हैं, वो स्वतः संज्ञान लेकर उस मामले को आगे बढ़ाता है। उसके बाद शिकायत करने के बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी व्यवस्था उसमें दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से एक ग्राहक को इतना जागरूक करने की, इतना बताने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हम ग्राहक को क्या कहेंगे? हम ग्राहक को ये कहेंगे कि भाई थोड़ा समझदारी से और ख़रीदी करें, खरीदारी में सजगता, ये हम उसको कहेंगे। जो बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हम उठाना चाहते हैं उसमें से एक विषय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर भी हम कमाना चाहते हैं। एक 10 गोली की स्ट्रिप, वो 10 गोली की स्ट्रिप हम जब खरीद के लाते हैं तो एक कागज़ के पैकिंग के अंदर वो रखी रहती है। एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया उसका, उसने पैकिंग खोला, फिर उसके अंदर से स्ट्रिप निकाली, वो पैकिंग को लेके वो कचरे के डब्बे में ऐसा डाल रहा है, ऐसा दिखाया मेरे को वीडियो में उसने। और फिर उसने बाद उसने लिखा कि भैया तुमको पैसे ज़्यादा लेने हैं तो हमसे ज़्यादा पैसे ले लो, और मेहरबानी करके ये कागज़ के बक्से जो है आवश्यक नहीं है तो इसको लगाना, इसमें बंद करो। ये कागज़ के ये जो भी पैकेजिंग मटेरियल है ये तब बनेगा जब पेड़ कटेगा। हम लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन काटने के लिए इतने तैयार हैं हम लोग कि सामने वाले की जेब से अगर पैसा हमें निकालना है तो अच्छी पैकिंग दिखाकर और हम ये काम कर सकते हैं क्या, ऐसा सोचकर, और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को तैयार है लेकिन मुझे कमाना है, इस प्रकार की सोच है। उस प्रकार के सोच पर चोट करने की ज़रूरत है। एक कॉलेज के प्रोफेसर है, उनसे बात चल रही थी हमारी, तो उन्होंने एक मज़ेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बोला कि बेटे ने कहा कि पापा मेरे को शर्ट लेना है वो, तो उन्होंने बोला कि तुम टाइम बहुत लगाते हो। नहीं नहीं, मैं देख के आया हूँ, मैं जल्दी ले लूँगा। तो बोले अच्छा चलो। अब वो गया तो जल्दी तो होता नहीं, फिर बहुत सारे फिर दिखते हैं उसको, तो वो देखने लगा कि ये लूँ कि वो लूँ। इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो टाइम पास करने के लिए मैं भी एक शर्ट ले लेता हूँ। उन्होंने एक शर्ट ले लिया कि हाँ ठीक है, ये मेरे लिए भी ले लो। अब जब दोनों शर्ट पसंद कर लिए उसने, बच्चे ने, वो लेके आया, तो इन्होंने ये कहा, प्रोफेसर ने, उन्होंने कहा कि ये जो वो उन्होंने पैकिंग वगैरह व्यवस्थित कर दी, फिर इनसे बोले कि आपका दो। तो इन्होंने बोला कि नहीं मेरा ऐसे ही ठीक है। बोले इसको ऐसा पैक कर दो, मेरा ऐसे ही ठीक है, खुला ही ठीक है, मैं ऐसे ही ले जाऊँगा। और फिर क्या किया उनने, वो शर्ट को ऐसा झटकारा, ऐसा हाथ में लपेटा, झोले में ऐसा डाला और बोले तुम तो बिल बनाओ। तो वो बोलता भैया हमारे दुकान की इज्जत क्यों उतार रहे करके। उसने बोला एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर कोई कागज़ या कोई पॉलीथीन का कोई वो है, उसके अंदर शर्ट घड़ी करके रखा हुआ, उस शर्ट के अंदर एक गत्ता है, कॉलर के अंदर एक प्लास्टिक है,
और उसके बाद इतनी पिनें लगाई हुई हैं। मैं ये कचरा खरीदने तुम्हारी दुकान पे आया हूँ कि शर्ट खरीदने के लिए तुम्हारी दुकान पे आया हूँ? मैं शर्ट खरीद के जाऊँगा, तुम्हारे कचरा तुम्हारी दुकान पर रखो, ये कहा। अब इसमें दुकानदार की कोई गलती होगी ऐसा नहीं है, एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को कहीं ना कहीं हमको झटका देना पड़ेगा। हमें सोचने के लिए बाध्य करना पड़ेगा कि पर्यावरण के को इतना हम लूटेंगे केवल माल बेचने के लिए, ये कितना उचित है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। फिर वो ये कहते हैं कि ये पैकिंग मटेरियल, ये वह सुंदर कचरा है जिसको पैसा देके मैं अपने घर लाता हूं और दूसरे दिन उसको घर से बाहर निकलने के लिए दोबारा पैसे देता हूं। फिर ये कहते हैं आगे, ये एक सोचने की बात है हमारे लिए कि कहीं ना कहीं हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपन क्या करें। एक बहुत सामान्य सी बात मैं करता हूँ कि हम लोग अपने जीवन में हम आह्वान करते हैं ग्राहकों से कि अपने जेब में रुमाल रखें। हम कहीं भी आजकल खाने पीने के लिए बाहर जाते हैं, तुरंत पेपर नैपकिन आ जाता है और एक व्यक्ति कम से कम 10 पेपर नैपकिन को ख़राब करता है। वो आते ही पहले निकालता है, वो यूँ करता है, फिर पटकता है, बोले क्या लाओगे, ऐसा करो ये करो, फिर दूसरा उठाता है, फिर करता है। मैंने कहा भैया एक बार पोंछ लेना हाथ, कितनी बार पोंछोगे? हाँ नहीं ठीक है करके फिर होता है, फिर वो करता है। आपने देखा होगा कभी 8 से 10 पेपर नैपकिन का उपयोग वो एक व्यक्ति करता है। अगर हमने रुमाल से हाथ पोंछ लिया तो कोई समस्या तो नहीं है, ये पेपर नैपकिन बनता कैसे होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में जो पेपर नैपकिन आता है वो बंद होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, वहाँ ज़रूरत है तो वहाँ चाहिए, लेकिन हमारे लिए क्या उतना ज़रूरी है होटल में? इसको समझने की आवश्यकता है कि हम कितना उसका उपयोग करेंगे। इसके लिए हमें कोई संयम कोई बरतना पड़ेगा कि भाई पर्यावरण को हम बचा नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम इतना तो करें कि भाई हम जब ग्राहकी करने के लिए जाते हैं, जब हम पैसा देकर कोई सेवा लेने जाते हैं, तब कम से कम हम हमारे हाथ से पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा या कम से कम होगा, इसका प्रयास करेंगे हम। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा हतोत्साहित करना पड़ेगा। एक जैसे ये विषय है, ऐसे ही दूसरा जो मुझे विषय लगता है कि हमारे कार्यकर्ता बार बार इस बात को कहते हैं कि ऑनलाइन खरीदारी से थोड़ा सा बचना चाहिए हम लोगों ने, और थोड़ा स्थानीय खरीदारी को प्रोत्साहन देना चाहिए। रायसेन के अंदर तहसील में जाति से कोई, जिसको जनजाति समाज कहते हैं, उसका एक बालक, वो एक हमारे कार्यालय में आया, फिर बैठे थे, बातचीत हो गई, खाने पीने के बाद में बैठे थे। उसने ये बोला कि भाई साहब एक बात करनी, मैंने कहा बताओ। तो बोले मैं भोपाल में गया, वहाँ पर मैंने वो डीबी मॉल में मैंने वो गहने लिए बहन के विवाह के लिए, अब वो गहने कुछ ऐसे आ गए, अब क्या करना है इसका? अरे मैंने कहा रुक भाई, तो उस गांव का रहने वाला है, तुझे उस तहसील में कोई सुनार नहीं मिला, तुझे कोई जिला केंद्र पे नहीं मिला, तुझे कोई भोपाल में कोई तो उसका परिचित नहीं मिला कि उसका परिचित यहाँ पर है, वो जो ठीक मिलता है। कोई किसी के परिचय से आता है तो उन्हें सीधे बड़ी दुकान खाती, बोले बड़े बड़े लोग यहाँ से लेते हैं, मैंने सोचा कि मेरी बहन का जो विवाह है तो मैं भी, पैसा लग जाए चलेगा, लेकिन मैं भी यहीं से लूँगा जहाँ से बड़े लोग ले रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति बड़े लोगों की ओर देख के काम करता है, इसलिए बड़े लोगों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि भैया हमारे जो कामकाज हैं हम ऐसे व्यक्ति से करें कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम उससे बात भी कर सकें। बात करेंगे तो मामला हल भी होता है, वहीं हल हो जाता है। लेकिन वो दुकान इतनी बड़ी है, उसमें कहाँ लड़ने जाओगे? तो थोड़ा ये समझने की बात है कि स्थानीय खरीदारी को प्रोत्साहन दें हम। स्थानीय खरीदारी को प्रोत्साहन देने से दूसरा जो लाभ होगा कि स्थानीय आधार पर जो भी कुछ लोग काम करते हैं उसको प्रोत्साहन मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ जो उसका ये है, कभी कभी हम मजाक में ऐसा कहते हैं कि गणेश जी और दुर्गा जी जब बैठेगी तो चंदा ये ऑनलाइन वालों से मांगना, क्योंकि खरीदारी तुम वहाँ से करते हो, या ये इन दुकानों पे चंदा मांगने क्यों आ गए? गणेश जी बैठाना है तो चंदा इस दुकान से चाहिए, वो खरीदारी करना है तो ऑनलाइन से खरीदोगे। 4 पैसे ये ज़्यादा ले लेगा तो कुछ बिगड़ जाएगा?
लेकिन अब उल्टा हो गया है, जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं उनको समझ में आ गया है कि अब वो ज़्यादा बताते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने 1600 रुपये बताए, 1200 में सामान दिया, जब मैं बाजार में गया तो 900 रुपये में मिल गया मुझे वो। यानी ऑनलाइन पर छूट के नाम, छूट बताने के बाद भी वो यहाँ उससे सस्ता तो अपने शहर में मिल रहा है। अब इस प्रकार से चालू हो गया क्योंकि पूरे ग्राहकों को उसने खींच लिया एक बार, इसलिए अब वो मनमानी चालू कर दी उसने। ये अब नई स्थिति इस प्रकार की है। लेकिन फिर भी अगर मान लो 4 पैसे अपना स्थानीय कोई भाई कमा लेता तो अपना भाई था ना, वो कमा लेता। हम कभी बोलते हैं दुर्भाग्य से कभी ऐसा अवसर आ गया कि कहीं कोई गाड़ी गिर गई, कहीं कुछ वो हो गया, तो तुमको उठाने के लिए कौन आता है वहाँ पे सड़क पे? आसपास का दुकानदार आता है जो तुमको उठाता है। वो तुमको उठा के होटले पे बिठाता है, पानी पिलाता है। तुम कहीं अस्पताल तक या डॉक्टर तक चले जाओ, इसकी व्यवस्था वो देखता है, और उसके बाद फिर वो अपनी दुकान पे चढ़ता है। तो मेन का रिलेशन कहाँ है? वो यहाँ है। इकोनॉमिक्स की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नागपुर की एक गांव की रहने वाली थी। उसने बोला कि मेरी माँ ने मुझे एक सामान लेने के लिए भेजा, 5 सामान बताए उसने, 10 सामान कि ये लेके आना है। तो दुकानदार से मैंने उसको बोला कि हिंग जो है वो आधा किलो दे देना करके। तो दुकानदार यूँ देखता, बोले मैं छोटी थी तो ऐसा यूँ देखता मेरे को, अच्छा ठीक है। बोले अभी ऐसा करो, तुम 10 तोला ले जाओ, या क्या बोलता वो, इतना ले जाओ, और फिर तुमको लगेगा तो फिर और दे देंगे। बोले तो बोले हाँ ठीक है। फिर वो घर जाके वो बोलती है माँ को, वहाँ आई बोलते हैं, बोले आई, बोले उसने वो 10 तोला ही दिया। बोले हाँ मैंने 10 तोला ही कहा था। यानी इनके घर पे क्या चाहिए उस दुकानदार को मालूम है। ये पारिवारिक रिलेशन है ये। अगर ऑनलाइन पे आप बोल देंगे कि भाई ये गलती से हो गया, तो उनको कोई मतलब नहीं है। 500 का 500 दे और पैसे दो, उनको पैसे से मतलब है, उनको रिलेशन से क्या मतलब है। और इसलिए सेवा प्रदाता और ग्राहक का जो पारिवारिक रिश्ता है वो टूट रहा है इस ऑनलाइन से। इसलिए कहीं ना कहीं हमको देखने की ज़रूरत है कि खरीदारी में सजगता में सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, एक तो पर्यावरण हितैषी और दूसरा स्थानीय खरीदारी को प्रोत्साहन। ये सबसे महत्वपूर्ण उसके फैक्टर हो सकते हैं कि जिसको आधार बनाकर अगर हम खरीदारी करेंगे तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा सकते हैं। पैसा जितना अपने आसपास घूमेगा, उतना ही समृद्धि अपने आसपास आएगी। ये एक बेसिक सिद्धांत है, सबको मालूम है ये। और इसलिए स्थानीय खरीदारी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैंने कभी पूछा किसी से कि शुद्धता की गारंटी क्या है खाने पीने में, तो कोई क्या बोलेगा कि वो लैब में टेस्ट करा लो, और क्या बोलेगा इसके अलावा शुद्धता कैसे पता चलेगी। लेकिन मेरा एक पैमाना बड़ा सरल है कि जिसके पास पूंजी कम है वो दूध ही उतना ही खरीदता है, बस उससे ज़्यादा दूध खरीद नहीं सकता। अपने सामने ही मावा बना रहा है वो, और सुबह मावा बनाता है, शाम तक बिक जाता है, और उसका ज़्यादा पैसे नहीं, ज़्यादा ला भी नहीं सकता, वो छुपा के बना नहीं सकता है। दुकान छोटी सी है, वो अपने सामने बना रहा है। वो क्या मिलावट कर रहा है वहाँ, क्या मिलावट कर लेगा वो। शुद्ध आपको कहाँ से मिलेगा? छोटी दुकानों से मिलेगा। बड़ी जो दुकानें हैं जहाँ पर थोक में आता होगा, वहाँ हो सकता है कि कहाँ से आ रहा है पता नहीं, कैसा आ रहा है पता नहीं, कब बना है पता नहीं, कब का है पता नहीं है, और ये ताज़ा है, ये दिख रहा है आँखों से। तो स्थानीय खरीदारी को, छोटे व्यापार को प्रोत्साहन देने से आर्थिक संपन्नता या नीचे आएगी, और उसी से देश की अपनी आर्थिक व्यवस्था जो है वो मजबूत होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब आखिरी 1-2 पॉइंट हैं, उसकी ओर मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब मैंने बात कही थी कि ग्राहक की संतुष्टि, उस ग्राहक की संतुष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि जैसे भूटान ने कहा कि जीडीपी वगैरह के चक्कर में हम नहीं पड़ते, देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोले हमको इससे बहुत मतलब नहीं है, हमको इस बात से मतलब है कि हमारे नागरिक प्रसन्न है कि नहीं है, और इसलिए हम जीडीपी का इंडेक्स आप बनाते रहो, हम हैप्पीनेस का इंडेक्स बनाएंगे कि हमारे लोग प्रसन्न है कि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हैप्पीनेस का इंडेक्स बोलो या ग्राहक संतुष्टि का इंडेक्स बोलो,
ये बनाने की ज़रूरत है कि वो वास्तव में है कि नहीं है। हमारी माँ वो बर्तन भी मांजती है, वो खाना भी बनाती है, वो बर्तन भी धोती है, उसका देश के विकास में योगदान क्या है? 0 है, क्योंकि वो सैलरी नहीं दे रहे हैं हम उसको। तो उसके श्रम को कहीं आंका जाएगा कि नहीं आंका जाएगा? और इसलिए जीडीपी के आज जो पैमाने हैं उसमें आगे बढ़ना है हमको, तो बढ़ेंगे आगे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो परफेक्ट चीज़ है ऐसा नहीं है। पैसा आने से संतुष्टि आ जाएगी ये भी नहीं है। जिस अमेरिका में इतना पैसा है वहाँ संतुष्टि है क्या? आज हम देखते हैं कि कितने झगड़े वहाँ चल रहे हैं। चाइना में बताते हैं कि कुछ एरिया में लोगों को दिखाने ले जाते हैं कि ये एरिया देखो, बाकी एरिया मत देखो। बाकी एरिया में देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ संतुष्ट नहीं है लोग। अब अभी हमें थोड़ा सा एक दृष्टि थोड़ी पाकिस्तान पे डाल दें। अभी आटे के लिए, दाल के लिए मारामारी चल रही है वहाँ। फिर एक वीडियो आ रहा है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा है, वो गधा गाड़ी चलती है वहाँ पे, तो उसमें केले रखे पीछे, वो केला यहाँ से वहाँ कहीं पहुँचा रहा होगा, लोगों ने केले ही लूट लिए बीच में उसके। वो बच्चा है, वो क्या करेगा? वो बच्चा बार बार इनको बोल रहा है, वो गधे को चाबुक मार रहा है कि जल्दी चल, और लोग आसपास से आ रहे हैं और वो केले लूट लूट के ले जा रहे हैं। ये क्या दृश्य है? ये ग्राहक वहाँ का असंतुष्ट है ना भाई। या तो उत्पादन ढंग से नहीं हो रहा है, या उत्पादन हो रहा है तो कुछ ही के पास है, वितरण बराबर नहीं हो रहा है। तो उत्पादन तो अच्छा चाहिए लेकिन वितरण भी चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इसलिए ग्राहक की संतुष्टि है ना, आम लोगों की संतुष्टि, इसका ध्यान रखना ये बहुत आवश्यक है। और नहीं तो इस प्रकार की अराजकता हो जाती है। इमरान खान की गिरफ्तारी होने पर और ये इस प्रकार से दंगे चल रहे हैं, ये इसको कम मानता हूँ मैं। ये उसका आगे बढ़ चुका है ये मामला। ये कारण ये नहीं है, कारण ये कि वो जो हैरान परेशान है पहले से, उसको अभिव्यक्ति करने का मौका मिला तो उसने यहाँ पर भी अभिव्यक्ति कर दी है। वो परेशान है, वो क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ग्राहक अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो ये स्थिति अराजकता तक जा सकती है। इसका उदाहरण केवल हम समझ रहे हैं, हम कोई गुणदोष नहीं निकाल रहे हैं, ना पाकिस्तान के ना भारत के। हम एक विषय को समझने के लिए हम कर रहे हैं कि ग्राहक की संतुष्टि कितनी आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में कोई विचार विमर्श करना चाहिए हम लोगों ने। और दूसरा, मुझे इसके बारे में एक बात और लगती है कि एक एमआरपी वाले विषय पर भी एक व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। और वो एमआरपी का मतलब यही है कि कोई चीज़ बनी कितने में है और बिकेगी कितने में, उसका कोई ना कोई एक हिसाब होना चाहिए। एक किसान खाद लेने के लिए गया तो उसने बोला कि ये इस पे 2000 लिखा है, मैं आपको 1200 में दे रहा हूँ। तो उसने बोला कि भैया वो उसको तो आपने 1000 रुपये में दिया। तो बोले हाँ, उसने ज़्यादा लिया इसलिए मैंने उसको 1000 में दिया। तुम कम ले रहे हो, तुम अधिक ले लो तो तुमको भी मैं 200 रुपये और छूट दे दूंगा। अब मैं अधिक खाद लेके करूँगा क्या? मेरी खेती तो छोटी है। यानी इस व्यवस्था का नुकसान किसको हो रहा है? वो जो गरीब है, जो छोटा है, उसको नुकसान हो रहा है। कहीं हमको विचार करने की आवश्यकता है। एक नई दुनिया में, इंदौर के नई दुनिया में एक 6 कॉलम का समाचार छपा। मेन हेडिंग, मुख्य पृष्ठ पर मेन हेडिंग था 6 कॉलम का समाचार। सेंधवा से एक किसान आया, उसने वो अपना माल लेके आया, उसको बोला कि तुमको 1 रुपया 50 पैसे का मिलेंगे इसके। उसने बोला इसमें तो मेरा भाड़ा ही नहीं निकल रहा है। उसको गुस्सा आया, उसने बोला मैं मुझे नहीं बेचना तुम्हें। और उसने उस मंडी में ही जो पशु जो थे उन पशुओं को खिला दिया उसने। लेकिन समाचार ये नहीं है। नई दुनिया में जो समाचार छपा वो ये छपा कि ये सीन यहाँ था और शाम को परदेशीपुरा की मंडी में यही चीज़ जो किसान से सुबह 1.5 रुपये में खरीदी जा रही थी, शाम को ग्राहक को 40 रुपये में मिल रही थी। उसने फोटो दिखा दी है, उसने ग्राहक को 40 रुपये में मिलेगी और किसान को आप 1.5 रुपये देंगे। अगर ग्राहक को अगर आप 40 रुपये में दे रहे हैं तो 10 रुपये किसान को देने में तकलीफ क्या है भाई? या 2 रुपये में अगर किसान से आप ले रहे हो तो 8 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते हो।
कोई हिसाब तो बने उसका, क्या हिसाब है उसका। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं इस पर चर्चा करने को तैयार हूं कि कोई ना कोई मूल्य सूत्र तो बने कि जिसकी जो मर्जी आएगी वही छापेंगे। कोई मूल्य सूत्र बनना चाहिए। जहां पर कंपटीशन है वहां पर एमआरपी से कम में मिल जाएगा, जहां कंपटीशन नहीं है वो एमआरपी को ही विक्रय मूल्य बता के दे दिया जाता है। तो इसका क्या हिसाब है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो आयोजन करते रहते हैं इसमें अर्थशास्त्री भी काफ़ी आते हैं अपने यहाँ पर। मैं एक निवेदन करूँगा आपसे कि किसी अर्थशास्त्री को कभी यहाँ पर बुलाकर और ये एमआरपी वाला जो विषय है इसको अगर और खोला जाए, इस पर चर्चा की जाए, तो मुझे लगता है कि ये और एक नया एक कदम आगे बढ़ाने की दिशा में सहायक हो जाएगा। एक से हमारी बातचीत हुई, उसने बोला कि भैया तुम लोगों को कमाने दोगे कि नहीं कमाने दोगे। मैंने कहा क्यों, तो बोले वो चाय जो है अगर 10 रुपये में चाहिए तो फुटपाथ पे चले जाओ पी लो, और अगर तुमको हवाई जहाज में पीना है तो 150 रुपये देना पड़ेंगे उसके। तो मैंने कहा कि बस ये इतना ही कहना है ना आपका, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो दे रहा है 150 रुपये और वो पी रहा है चाहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या नीचे की स्थिति यही है जो आप कह रहे हैं कि लूटने के लिए कोई तरीके अपनाए जा रहे हैं वहां पर, कि एमआरपी के नाम पर कोई दांव पे चल रहे हैं नीचे। नहीं बोला फिर अपन बात करेंगे, फिर ऐसा बोले वो बात करेंगे। तो ऐसा इतना हल्का विषय नहीं है कि हम केवल एक सामान्य से कोई बात कह दें। ये विषय बहुत गहरा है, इसमें थोड़ा नीचे तक उतरने की ज़रूरत है। उज्जैन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाने के लिए, ऐसी पता नहीं मूड में थे कि नहीं थे पता नहीं, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाने के लिए कहा कि आपकी पढ़ाई क्या हुई है। तो मैंने कहा भैया मैं तो कोई इकोनॉमिक साइड से हूँ नहीं, कॉमर्स साइड से हूँ नहीं, मैं कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ इतना। और आप पढ़े लिखे हैं अच्छे। तो वो चूंकि उन्होंने एकदम ऐसा बोला और ऐसा हंसे वो, तो हमारे जो कार्यकर्ता जो मेरे को ज़बरदस्ती साथ ले गए थे कि अपने को इनसे मिलना है। मैंने कहा भैया थोड़ा काम कर लो यार, अपना काम हो जाएगा तो लोग सुनेंगे अपनी, नहीं तो कौन सुनेगा। तो वो ज़बरदस्ती ले गए थे मेरे को, तो वो निराश हो गए। मैंने कहा यार ये निराश नहीं हो जाए कहीं। तो मैंने उनसे बोला कि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ ज़्यादा, ये भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक मेरी मान्यता है, वो ये मान्यता है कि गाँव की बिना पढ़ी लिखी महिला ये अर्थशास्त्री से ज़्यादा अर्थशास्त्र को समझती है। ये बोलते एकदम वो सख्ते में आ गए और उनको लगा कि मैं उन पर हमला कर रहा हूँ, ऐसा उनको लगा। किया हमला मैंने, लेकिन वो एक तात्कालिक था, मेरे मन में नहीं था वो, पर कार्यकर्ताओं को भी संभालना था, तो मैंने ऐसा कहा। फिर मैंने उनसे कहा कि जो भी पैसे 4 पैसे उसके पास आते हैं उसी में से वो महिला अपना घर भी चला लेती है और आड़े समय के लिए 4 पैसे बचा भी लेती है। और अर्थशास्त्री जो है वो घाटे का बजट पेश करते हैं। तो अभी क्या है अब हमें तो नहीं मालूम, हम तो कोई पढ़े लिखे हैं नहीं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। फिर एकदम उन्होंने संभाला बात को और उन्होंने बोला कि मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप किसी की बौद्धिक क्षमता को कैसे आंकेंगे, ये कहा उन्होंने एकदम, मतलब क्योंकि अब उनको भी समझना था। तो मैंने कहा कि भाई मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताने में तकलीफ क्या है। एक पेंटिंग M.F. हुसैन बना रहे हैं, एक पेंटिंग मैं बना रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरा 250 रुपये का खर्चा है, इतने रुपए का ब्रश है, इतने रुपए का रंग है, इतने रुपए का कैनवास है। वो उनका भी उतने रुपए का, मेरा भी उतने रुपए का है। 250 रुपये का खर्चा है, मैं 50 में बेचना चाहता हूँ, मेरा 50 में भी कोई नहीं खरीदेगा। वो 2.5 लाख में बेचना चाहते हैं, उनका 2.5 लाख में भी बिकेगा। तो मैंने कहा बौद्धिक क्षमता को कोई इससे नापेगा क्या। तो वो फिर बोलते हैं कि आपसे कभी बात करेंगे, बोले बाद में, ऐसा करके फिर वहाँ से आ गए। लेकिन ये सब लड़ने की बातें हैं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अब लड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर एमआरपी को लेकर और ग्राहक की संतुष्टि को लेकर कहीं व्यापक चर्चा विचार विमर्श की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में अभ्यास मंडल से बेहतरीन
कोई मंच इसके लिए होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। और इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस विषय पर अगर मान लीजिए आगे बढ़ाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। देश की अर्थनीति में एक नई बात आ सकती है। आप सब लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं मैं। और अभ्यास मंडल ने मुझे यहाँ पर बुलाया, अवसर दिया, तो वास्तव में मुझे क्या बुलाया, एक जो गरीब ग्राहक है जिसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं उसको आपने याद कर लिया। इसलिए उन सब गरीब ग्राहकों की ओर से, आम समाज की ओर से मैं आप सबका और ग्राहक अभ्यास मंडल का मैं धन्यवाद करता हूँ। इतनी बात कह के अपनी बात को पूरा करता हूँ। जैसा पूर्व में बताया था कि कोई भी 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं मौसम राजपूत जी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आपसे आग्रह करूंगी माइक जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उन तक पहुंचाएं। यहाँ से ले ले हैंड माइक। 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक। अभिभाषक, छोटा सा सफ़र रहा है अभिभाषक के नाते 19 वर्षों का। कोविड के समय में काफ़ी समय मिला, तो कागज़ की बचत के लिए मैंने चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश को लिखा कि A4 साइज़ के कागज़ पे लीगल साइज़ का कागज़ हटाकर आगे पीछे की छपाई की जाए और पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। उसका असर ये हुआ कि हाई कोर्ट में तो A4 साइज़ के कागज़ के पीछे आगे पीछे की छपाई का जो है वो निर्णय हुआ और वो लागू हो गया और हम उसका पालन कर रहे हैं। मेरे पत्र में बाकी ट्रिब्यूनल्स जितने हैं, जिला कोर्ट है क्योंकि अलमारियाँ और रखने के साधन कम है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी इस तरह का लागू हो और पूरे राष्ट्र में ये लागू हो। मैं सिर्फ अपनी बात को ही विराम देना चाहता हूँ कि ग्राहक पंचायत के माध्यम से इस बात को किस तरह से रखा जा सकता है कि पूरे राष्ट्र में लागू हो जाए, क्योंकि ई कोर्ट्स की जो कल्पना है वो उसमें समय तो लगेगा, लेकिन अगर ये A4 साइज़ के कागज़ पे आगे पीछे का अगर ये लागू हो जाता है पूरे राष्ट्र में, तो शायद हज़ारों पेड़ ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम अग्रसर हो सकते हैं। इसके बारे में धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ ठीक है, हो गया, चलो। नहीं, इसमें अब ये प्रश्न नहीं है, ये तो करणीय बात है, करने लायक बात है। आपने सुझाव दिया, इसलिए मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार इनके लिए ज़रूर सब लोग करें, और जहाँ जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर आप भी करिए, और ग्राहक पंचायत भी वहाँ पर हर जगह ये काम करेगी। इसमें हमारी बैठक में ये विषय में चर्चा आई भी थी कि इस विषय में हमको काम करना चाहिए, और ये अनुकरणीय काम है और ये बिल्कुल होना चाहिए। पर्यावरण की सेवा में बहुत बड़ा योगदान है आपका, ये इतनी बात मैं कह सकता हूँ इसमें। अक्षय जायसवाल, शायद जो भावनात्मक विज्ञापन है उसको रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई कदम उठाती है क्या? जैसे फेरम लवली आता है और लाखों रुपए का व्यापार कर जाता है भावनाओं को खेलते हुए कि आप इसको लगाइए आप गोरे हो जाओगे। जो काला सा वाला व्यक्ति सुबह से उठता है, टीवी के सामने आता है, अरे मैं इसको लगाऊंगा गोरा हो जाऊंगा, लाखों रुपए का व्यापार कर जाता है भावनात्मक दृष्टि से। एक दूसरा प्रश्न है कि ग्राहक पंचायत सिर्फ ग्राहक का ही क्यों सोचे? जो निर्माण करता है, जो किसान है, उसके लिए क्यों नहीं सोचता? एक सायाजी होटल में 2 रुपये का प्याज बिकने वाला मंडी में, वही सायाजी होटल में आप जाओगे तो 250 रुपये का ग्रीन सैलेड मिल रहा है। तो क्या निर्माण करता जो है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है क्या? क्या ग्राहक पंचायत इस संबंध में कोई सोचते ही है? यही मेरा प्रश्न। पहली बात क्या कही थी? भावनात्मक विज्ञापन। हाँ, विज्ञापन के मामले में तो केवल एक ही बात है कि ग्राहक पंचायत करे, इसकी आवश्यकता नहीं। कोई भी ग्राहक CCPA में सीधे शिकायत अगर डालता है तो उसके बारे में कार्रवाई हो सकती है। फेयर एंड लवली के बारे में भी कार्रवाई हुई है, उसमें किसी ने उन्होंने नाम बदल दिया उसका। हाँ, ग्लो कर दिया, ग्लो एंड लवली कर दिया, नाम बदल दिया उन्होंने। इस प्रकार से डाल पात के खेल चलेंगे। अगर हम शिकायत करेंगे किसी बात को लेके, फिर वो नाम बदल के आ जाएगा। कुल मिला के वो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। यही उसका एक आखिरी उपाय हो सकता है। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक शिकायतें डालते जाएं,
ये एक मुझे लगता है महत्व की बात है। दूसरी बात आपने जो कही है कि ग्राहक केवल ग्राहकों के बारे में क्यों सोचता है, सेवा प्रदाता के बारे में क्यों नहीं सोचता है। तो हर सेवा प्रदाता ये एक चीज़ का सेवा प्रदाता है, बाकी सब चीज़ के लिए तो ग्राहक ही है ना। वो किसान है, उत्पादन करता है, तो काय का उत्पादन करता है, गेहूं का, मूंग का, कोई चीज़ का उत्पादन कर रहा है, बस उसका मालिक है वो। बाकी तो हर चीज़ के लिए वो ग्राहक ही है। इसलिए हर व्यक्ति ग्राहक है और हर व्यक्ति सेवा प्रदाता है। यहाँ जितने भी बैठे हैं हम सब ग्राहक हैं, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए कोई कर्मचारी का रोल निभा रहा है, कोई जो है व्यवसाय कर रहा है, कोई जो है उत्पादन कर रहा है। तो हर व्यक्ति सेवा प्रदाता है और हर व्यक्ति ग्राहक है। इसलिए संघर्ष कहीं नहीं है इसमें केवल एक समन्वय बिठाने की आवश्यकता है। बस इतनी बात अपन इसमें कहते हैं। नमस्कार, श्रीनिवास कुटुंबले। मेरा प्रश्न, आपने जो एमआरपी की अभी बात करी, तो स्वयं के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि कैंसर जैसे खतरनाक और गंभीर बीमारी की दवाइयाँ जो एमआरपी लिखा हुआ आता है, वास्तविक अगर आप लेने जाओ और दुकानदार से आपका अच्छा परिचय है, जो भी है, 70% डिस्काउंट, 30-33% कॉस्ट पे मिल जाती है। जबकि एमआरपी उसका, अगर वही हॉस्पिटल में आप उसको लें कैश, आजकल जो कैशलेस चलता है या उसके थ्रू, तो वो कॉस्ट आती है। तो क्या इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता क्या? हाँ, होना चाहिए। यही मांग है हमारी कि कोई कितना एमआरपी छापेगा, इसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए। उसको हम मूल्य सूत्र कह सकते हैं या फिर प्राइस कंट्रोल के लिए कोई पॉलिसी कह सकते हैं, और ये ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन वो फार्मूला क्या रहे, कैसा रहे, जो सेवा प्रदाता है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जो बीच में जो कड़ियाँ हैं उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो उसका अंतर है, उस अंतर का दुरुपयोग कोई ना कर ले, ये भी एक विचार करने की चीज़ है। इसलिए वो प्राइस कंट्रोल के लिए कोई पॉलिसी बनना चाहिए, ये वाला विषय है वो। बाकी ठीक है, हम लोगों को जागरूक, मतलब लोगों को थोड़ा इतना बताते हैं कि थोड़ा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, वहाँ चले जाएं, वहाँ थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा, अगर महंगे में नहीं ले सकते हैं। थोड़ा अगर हमने उस दिशा में करना चालू किया तो थोड़ा आज की कीमत में अंतर तो आएगा, लेकिन फिर भी उस पर जो छपा हुआ रहता है वो इतना ज़्यादा छपा हुआ रहता है, चाहे प्रधानमंत्री जन औषधि में मिलता हो, चाहे फिर खुले बाजार में कहीं मिलता हो, इतना ज़्यादा छपा हुआ रहता है कि उसको हम पहचान नहीं सकते हैं। और इसलिए कोई ना कोई पॉलिसी बनना चाहिए, वही विषय था बस हमारा। अंतिम प्रश्न, इसके बाद जिन्हें भी पूछना है कृपया व्यक्तिगत पूछे। अंतिम प्रश्न, मैं बिल्कुल सादर यहाँ से क्षमा चाहूंगी। अंतिम प्रश्न, इसके बाद व्यक्तिगत। जब मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो लूटपाट मची हुई है मेडिकल के नाम पर, डॉक्टर क्या चार्ज करता है और दवाइयाँ किस हिसाब से मिल रही है, उस पर कोई बंधन क्यों नहीं है? ग्राहक मंडल को ये चाहिए कि उनकी फीस जो चार्ज करते हैं, दवाइयाँ जो देते हैं, पता नहीं कि वो दवाई वहीं मिलेगी जहाँ की उनकी डिस्पेंसरी है। तो इस तरह का कुछ न कुछ रोक होनी चाहिए। दूसरा मेरा प्रश्न है कि ठीक है ना, इसीलिए वो जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वाली बात आई है या जेनरिक मेडिसिन की बात आई है, तो वो जेनरिक मेडिसिन पर हम जाएंगे तो दवाइयाँ वही मिलेंगी, नाम उसका बदला हुआ रहता है। तो हम थोड़ा सा लोगों को इस दिशा में प्रेरित करेंगे तो अपने आप थोड़ा नियंत्रण आने लग जाएगा उस पे से। एक चीज़ और, आपसे सभी ने आग्रह काउंटर प्रश्न न करें कृपया। जो भी अस्पताल में जाते हैं तो उनको ढेर सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पास में आ जाए, मैं बता देता हूँ कि इसको हार्ट की तकलीफ है या कैंसर की तकलीफ है या स्लिप डिस्क है, तो स्लिप डिस्क में कहाँ पर है। मैं तो एक इंजीनियर हूँ पर मैं बता सकता हूँ और मैंने कईयों को ठीक किया इसमें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं स्मृति चिन्ह मदन राणे जी से आग्रह करती हूँ कि वे आएं और हमारे आज के मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आप सभी से आग्रह है कि आभार प्रदर्शन के बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। बाहर जो ग्राहक पंचायत का मुखपत्र है, ग्राहक दृष्टि निःशुल्क उपलब्ध है, सभी उसको लेकर के जाएंगे तो बहुत सारे संशय जो हमारे मन में है उसके माध्यम से उनका समाधान होगा। आज के व्याख्यान में भौतिकवाद और व्यवसायीकरण के समय में किस प्रकार से ग्राहकों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है, बहुत ही प्रासंगिक विषय पे हमने आदरणीय दिनकर सबनीस जी को सुना। मैं आभार प्रदर्शन और राष्ट्रगान के लिए
माननीय अशोक बड़जात्या जी, जो अभ्यास मंडल के व्याख्यानमाला के उपाध्यक्ष, उनको आमंत्रित करती हूँ। कल का व्याख्यान 6:30 बजे ही होगा और सांसद वरुण गांधी जी उस व्याख्यान के मुख्य वक्ता होंगे। जागरूक बनिए। मुझे खुशी है दिनकर साहब कि जब मैं पढ़ता था तब एक ही कोचिंग क्लास पूरे शहर में होती थी और उस कोचिंग क्लास का नाम था डंडा और चांटा। मेरी दादी मंजन करने के लिए कोयला चबाती थी। कोलगेट ने भी आज मेरी दादी को फॉलो किया और चारकोल टूथपेस्ट निकाल दी। आप सब लोग भी। आदरणीय दिनकर साहब जी का यह मानना है कि एक नागरिक एक जगह सेवा प्रदाता है तो दूसरी जगह वह उपभोक्ता भी है। वह दोहरी भूमिका निभाता है। इस विरोधाभास में उचित सामंजस्य बैठाकर हम भारत को 5 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था शीघ्र ही बना सकेंगे। जिस समय हम विश्व की सिरमौर अर्थव्यवस्था थे, उस समय भी भारत एक बहुत बड़ा बाजार रहा होगा। आज जब बाजार की हम जब बात करते हैं, परंतु उपभोक्तावाद की संस्कृति से हमने अपनी सभ्यता को तब भी बचाए रखा था। उपभोक्ता एवं उपभोक्तावाद को समझकर भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करने में ग्राहक पंचायत ने बहुत बड़ा काम किया है और आदरणीय श्री सबनीस जी साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मूल मंत्र है ग्राहक एव राजाम। ग्राहक एव राजा, अर्थात ग्राहक ही राजा है और उस राजा का शोषण करने की प्रवृत्ति को रेगुलेट करने का काम ग्राहक पंचायत को करना है और वह इस दिशा में अग्रसर है। पाश्चात्य संस्कृति में 2 ही घटक हैं, एक कंपनी और दूसरा ग्राहक। सामान्य नागरिक उसमें से गायब है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा न हो, इसके लिए ग्राहक पंचायत बहुत अग्रसर है। कंपनी अपने आर्थिक दबदबे के असर से मनमानी कीमतें वसूल करती है, जैसा MRP के लिए सबनीस जी ने इतना जोर दिया। हम निश्चित ही अगली हमारी जो व्याख्यानमाला है उसमें MRP पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी हम आपको निश्चित ही प्रेषित करेंगे। इस संस्कृति को भारत में रेगुलेट करने में आदरणीय सबनीस जी के प्रयास को हम अभ्यास मंडल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सबनीस जी का विजन है जो उनके ग्राहक पंचायत की पेम्फलेट में लिखा है, टू क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी विथ हार्मनी इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लाइक फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, कंज्यूमर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, जिनको वे पंच प्राण कहते हैं। भारतीय ग्राहक पंचायत के पंच प्राण भारत की इकोनॉमी को आगे रेगुलेट करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपने अपने विशद एवं बृहद कार्यक्रम के बीच भी हमारे अल्प आग्रह को स्वीकार कर यहाँ अपने भाव प्रेषित किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जागरूक ग्राहक, जय सोने की चिड़िया की ओर बनने वाला अग्रसर भारत। जय 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 भारत। राष्ट्रगान के लिए भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की।